हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो आप लोग ने 24 नवंबर पीएबीटी सोल्यूशन 12th इंग्लिश मीडियम का आप लोग ने दिया होगा और आई होप सबका पेपर अच्छा ही गया होगा। तो फटाफट उसके क्या करते हैं अपन देख लेते हैं, सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है और क्या आपने प्रिडिक्ट किया होगा और क्या आप स्कोर कर रहे हो। प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करो और जहां आपको लगा था क्वेश्चन में डाउट था कि यार ये कैसे कंसेप्ट होगा क्या नहीं होगा, वो यहाँ पे मैं थोड़ा फार्मूला बेस्ड आपको बता रहा हूँ। एंड देन भी फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा जरूर, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर सब लोग डालिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फुल पेपर हुआ है आपका। डन, थैंक यू। तो आइए फटाफट इसके अपन आंसर देखते हैं क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन 51 ये दे रखा है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ द हीलियम एटम। यार एक ही कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, क्या जब भी तुम्हें किसी नंबर ऑफ पार्टिकल का पूछा जाए तो आपके पास कंसेप्ट लगना है कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू आपको यहाँ पे लगा देना है कैपिटल N इक्वल टू N इंटू NA वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो। यानी जिसके नंबर ऑफ मोल जितना ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे, हीलियम के ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है फटाफट। 4U मतलब 4U अपॉन यहाँ पे अगर हम करें तो 4U इक्वल टू कितना 1 आएगा। 4 ग्राम हीलियम बोला है तो 4/4, क्योंकि 4 उसका मास है, वेट उसका क्या होता है, एटॉमिक वेट कितना हीलियम का 4, इसका भी मोल कितना आएगा 1। 2.27 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर। याद होगा जो वैल्यूम ऑफ लीटर निकालना है तो डिवाइड किससे करते हैं, 22.4 लीटर से करते हैं। तो इसमें जो मोल आएगा वैसे भी एक कम ही आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ डायरेक्टली मोल दिया हुआ है 4 मोल, तो एन की वैल्यू यहाँ 4 सबसे ज्यादा किसमें है, डी वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा दिया हुआ है। मोल आपका सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे किसमें, डी वाले ऑप्शन में अंदर, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 सबसे ज्यादा होगा। यही कंसेप्ट लगाना है और यहाँ पे लगाना है N इंटू N वाला अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Number of gram bromine with that will be the completed react with the 5 gram of pent 1 in into 10 के पावर -2 ग्राम एटॉमिक वेट Br का दिया 80 ग्राम नियरेस्ट इंटीजर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट दिया है कि एक का इन्फॉर्मेशन दिया है, दूसरे का इन्फॉर्मेशन तुमसे पूछा जा रहा है। तो दूसरे का जो इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है इसका मतलब स्टेक्योमेट्रिक वाला आपका कंसेप्ट अप्लाई करना है मोल कंसेप्ट के अंदर। स्टेक्योमेट्रिक में क्या हुआ है, यहाँ पे पेंट 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन हो जाएगा और प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, Br2 के साथ। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे Br लगा दो, बाकी जगह आप क्या भर दो हाइड्रोजन, 1 2 3 और एक 4 1 2 3, हाँ सही है ना। यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे CH2, यहाँ पे लगाओगे CH, यहाँ लगाओगे CH2, यहाँ पे लगाओगे CH2, यहाँ लगाओगे CH3, तो यहाँ लगाओगे CH3, यहाँ लगाओगे CH2, यहाँ लगाओगे CH2, यहाँ 1 2 3 और एक 4 और यहाँ कार्बन पे क्या लगाओगे, देखो यहाँ पे एक Br लगा दोगे, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ पे ये हो गया। अब ये कितना ग्राम दिया, इसका मोलिकुलर मास पहले देख लो कितना होगा। टोटल मोलिकुलर मास इसका आएगा आपका 70 आएगा, 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन से 70 और ये वहाँ पे कितना मिलेगा 160, बिकॉज एक का कितना है Br का कितना 80 तो 2Br2 है तो कितना हो जाएगा 160। 1 ग्राम में कितना 160 डिवाइड बाय 70। डन, ये आ गया। इसके बाद आपको कितने ग्राम का पूछा है, 5 ग्राम का पूछा है। तो 5 ग्राम में क्या करोगे, मल्टीप्लाई 5 करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.428 आएगा। बट नियरेस्ट इंटीजर की बात करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 11.43। बट ऐसा कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया नहीं है तो अब क्या करना है, लेकिन यहाँ कंसीडर मेंशन कर रखा है 10 के पावर -2, तो वी कैन ऑल्सो राइट, आप लिख सकते हो इसको 1143 इंटू 10 के पावर -2। ये लिखो या लिखो में आंसर क्या दोनों इक्वल है। तो हमारे पास ये आंसर वहां दिखा हुआ था इसलिए हमें कौन सा आंसर लिखना है 1143, तो 1143 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड 660 122। देखो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको उसका वेट बताना है तो एक ही फार्मूला लगाना है वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूल का वेट निकालने के लिए। वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए वेट ऑफ मॉलिक्यूल निकालोगे तो इसका वेट ले लो 12 इंटू कितना 60 इन प्लस 122 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर -23। पहले तो माइनस वाले चीज को रख लो, बाकी सबको हटा दो, प्लस वाला कैंसिल, प्लस वाला कैंसिल। अब इन दोनों में ऑप्शन करोगे, इसको सॉल्व करोगे 1 पॉइंट आपका जो फाइनल आंसर में आएगा ये 114 होगा लगभग 114 पॉइंट इंटू 10 के पावर -3, तो इसको लिखोगे 1.4 इंटू 10 के पावर -21। ये इसका राइट आंसर। तो कौन सा राइट होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आंसर क्या आ जाएगा इसका। डन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 53 हो गया, 54
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला हुआ है तो आप सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम स्पीसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम स्पीसी, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो स्ट्रक्चर जब उसका हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना आ जाएगा, NO3 में इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना, 7 नाइट्रोजन के, 8 आपके ऑक्सीजन के, 3 का मल्टीप्लाई तो 24 और 7 कितना होगा 31, और एक माइनस है तो इतना कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन इसमें, 32 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा। आप काउंट कैलकुलेट कर लो। कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 24, 36 और 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन, ये पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी में आप चेक कर लीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम नहीं होंगे और इसी वाले ऑप्शन में क्या इलेक्ट्रॉन सेम आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली ऑफ द वेवलेंथ एंड द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन इज। अब इसके लिए कंसेप्ट होता है कि जब डी ब्रॉगली के कंसेप्ट में सरकमफेस में अगर हमें वेवलेंथ निकालना होगा तो एन लेमडा इक्वल टू होता है 2 पाई, आपका यहाँ होता है आर एन। अब आर एन का फार्मूला आपको सबको पता होता है, क्या होगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड के लिए हाइड्रोजन के लिए 1 और एन इक्वल टू कितना 4, ये पुट कर दो यहाँ 4 लेमडा इक्वल टू 2 पाई, आर एन की जगह ये वैल्यू पुट करो तो ए नॉट इंटू 4 रखोगे तो 16 और डिवाइड ये कर दोगे तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से आएगा 32 पाई ए नॉट और डिवाइड बाई 4, तो फाइनल आंसर आएगा 8 पाई ए नॉट 0। तो 8 वाला इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। डन, ये वाला इसका आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, कंसीडर द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्रोमियम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 2। बेटा अगर L इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मतलब यहाँ P हो जाएगा सबसेल, और L इक्वल टू 2 दिया है तो यहाँ पे D सबसेल हो जाएगा। अब P सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम में ये हमें बताना है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1, एक्सेप्शन केस है आप कर लो। तो P यहाँ है, P यहाँ है 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5। तो बस यही आपको बताना है, ये P सबसेल में L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 2, D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो 12 और 5 इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, राइट बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एसोसिएट विद द बिगेस्ट जंप द बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अगर हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, कि ग्राउंड स्टेट पे आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है तो इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड निकालोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। हमसे पूछा है कि सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट जंप किसमें होगा, मतलब कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से तीसरे इलेक्ट्रॉन में निकालने में एनर्जी किसमें सबसे ज़्यादा लगेगी। तो आप देखो अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो ये बचेगा 1s2 2s2, जो कि आसान हो जाएगा कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें से अगर आप निकालोगे तो 2p5 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2p5 आएगा, और इसमें से निकालूंगा तो ये आएगा 2p6, इसमें से 2 निकालूंगा तो ये आएगा 2s1, 1s2 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। तो इनमें और इनमें तो सेकंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में थर्ड एनर्जी में ज़्यादा बिगेस्ट जंप तो लेगा नहीं, एनर्जी में ज़्यादा एनर्जी तो लगेगी नहीं। तो इन दोनों को निकाल दो, इन दोनों में देखोगे तो P जो है यहाँ पे नियॉन गैस को अटेंड कर रहा है, और नियॉन में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ये जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए सेकंड से थर्ड एनर्जी जो जंप सबसे ज़्यादा करेगा वो किस में करेगा, सी वाले में। वैसे ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये कार्बन है, ये आपका सोडियम है और ये आपका बोरॉन है। तो मैग्नीशियम में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। डन, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप चलते हैं तो क्या होता है, डिग्रीज होता है। तो फ्लोरीन और हेलोजन ग्रुप में अगर हम बात करें, जिससे जनरली यहाँ पे हेलोजन ग्रुप का दिया और ग्रुप 16 का दिया है, तो एक्सेप्शन केस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिग्रीज होता है तो आपके मन में आएगा कि फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ज़्यादा होगा किसका होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। और ऐसे ही आपका एक्सेप्शन किस में होता है, ग्रुप 16 में होता है। सल्फर ऑक्सीजन, अगर आप ऑक्सीजन सल्फर के नीचे चलते हो तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, बल्कि वहाँ पे एक्सेप्शन केस है, ऑक्सीजन का ना ज़्यादा होकर सल्फर का ज़्यादा होता है। तो सल्फर का सबसे ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का सबसे कम होता है। डन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों एक्सेप्शन केस है। अब पॉइंट फंसता है कि सल्फर और फ्लोरीन में ज़्यादा किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और सल्फर की कम। तो कंडीशन क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन से
सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का ज़्यादा ऑक्सीजन से, और फ्लोरीन और सल्फर में ज़्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन से। ऐसा ऑप्शन किसमें सेट हो रहा है, देखो क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा है, सही लिख रहा है। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का ज़्यादा है, सही लिख रहा है। सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा है, सही। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर होगा। बाकी आंसर आप यहाँ से आप खुद से चेक कर लो और पता चल जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अब परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, BF3 को सबको पता है, BF3 जो होता है आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे नेट डाइपोल में अगर हम चेक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि ये सिमेट्री और लोन पेयर 0 है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज भी है, तो ये क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है। ऐसा ये 4 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है और उसके ऊपर CI पर कोई लोन पेयर नहीं होता है, और डायरेक्टली आप बोल सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। और अब यहाँ पे अगर किसी स्पीशीज पर एक लोन पेयर आ जाए और मॉलिक्यूल के जो चारों सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। XCF4 में भी क्या होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही होता है। सराउंडिंग एटम तो 4 है, लेकिन यहाँ एक दूसरे को जो लोन पेयर जो होंगे, X में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 तो इसमें चले जाएंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और फ्लोरीन और हेलोजन X से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिस वजह से इसका भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कौन होगा, SF4 होगा। डन। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट हो। नेक्स्ट में अगर आना है तो पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आएगा, 59 हो गया। डन। फिर 60 पे आ जाओ। इन कॉपर NH3SO4 कॉपर हैज द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अब यहाँ पे आपने अप्लाई करोगे कॉपर के लिए, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा। तो Cu का अगर आप पहले ले लिखोगे +2 में तो आएगा 3D9 आ जाएगा, ये तो आपको बात ही होगा यहाँ तक। अब 3D9 आएगा तो 3D लिखोगे, 4S लिखोगे, 4P लिखोगे। D9 में अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो इस तरह से करोगे, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 S। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर तो ऐसे आएगा sp3, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कॉपर D9 सिस्टम में अगर है अमोनिया के साथ में तो यहाँ कॉन्ट्रवेंशिक पॉइंट बनता है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है GT थ्योरम। GT थ्योरम मतलब जॉन टेलर थ्योरम होता है। जॉन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग से ये डी इलेक्ट्रॉन का जो सबसेल का जो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर देता है कहाँ पे, पी सबसेल के PZ इलेक्ट्रॉन के अंदर। इस कंसेप्ट को, इस रूल को हम बोलते हैं ESR रूल। ESR रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन आपका रिपल्जन होने की वजह से, यानी यहाँ रेजोनेंस की वजह से होने से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है PZ में, जिस वजह से यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है और हमें तब मिलता है क्या, यहाँ पे फाइनल हमें मिलता है, अगर हम देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, एक खाली, एक S और 2 P, और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देते हैं P में। यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए DsP2 इसका राइट आंसर होगा। और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो याद रखना, कॉपर अमोनिया के साथ D9 सिस्टम में तो GT थ्योरम लगेगा, जिसमें से स्क्वायर प्लेनर होता है। वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थे, तो 4 में आपको पता है कि 2 ही चीज़ होती है, एक स्क्वायर प्लेनर होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, और एक होगा आपका टेट्राहेड्रल जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। इसको करेक्ट होना, और जो मेथड मैंने बताया ये, अदरवाइज आप याद भी कर सकते हो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट द सेम बॉन्ड ऑर्डर, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितने होते हैं, 3। N और O, N में 7, ऑक्सीजन में कितने 8 15, लेकिन एक प्लस लगाया तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। 14 इलेक्ट्रॉन ये भी है, 14 इलेक्ट्रॉन ये भी है। जब इलेक्ट्रॉन सेम तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बाकी आप चेक करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट ऑफ कंबक्शन कार्बन H2NCH4 -194 -68 -21.3 रिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन कार्बन 2H2 + CH4 गैस। हीट ऑफ रिएक्शन से करना है, जैसे जैसे रिएक्शन दिया वैसे कर दो। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है C+2H2 + CH4 लाना है। कैसे लाओगे, जब कार्बन का कंबक्शन कराओगे तो क्या आएगा, CO2 आएगा, इसका डेल्टा H कुछ हमें यहाँ पे दिया है -94। जब आप ऑक्सीजन का क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं ½ O2, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, H2O, तो डेल्टा H उसका हमें दिया है -68। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमें कितने मोल रिक्वायरमेंट H2 है, 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई में अगर मैं करूँ तो ये बन जाएगा 2H2 + O2 टू गिव 2H2O, और डेल्टा H जो आएगा यहाँ पाएगा -136 हो जाएगा।
डन। दूसरा हमें क्या दिया है, CH4। CH4 का अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबक्शन कराते हैं तो CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, जिसका डेल्टा H वैल्यू -213 दिया हुआ है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड इक्वेशन है, 3 इक्वेशन बन गए। एम में हमें क्या चाहिए, CH4 हमें प्रोडक्ट साइड चाहिए, हाँ CH4 रिएक्टेंट साइड है तो इसको पलट दो, तो पलटूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, CO2 H2O CH4 प्लस O2, ये माइनस से क्या हो जाएगा डेल्टा H, इसका प्लस हो जाएगा 213। अब सिंपल ऐड कर दो, ऐड करोगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2H2O 2, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2 का बैलेंस हो ही गया क्योंकि 2 ऑक्सीजन, तो 2O2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब देखोगे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक O2 A2 यहाँ से कैंसिल हो गया। और ये तो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इसको नहीं देखना, इसको नहीं इसको नहीं देखना, आप इसको देखो और इसको देखो और ये वाला देखा। 2H2O यहाँ है, 2H2O में रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैंसिल कर दो। CO2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, CO2 से रिक्वायरमेंट घटा दो यहाँ से। हमें क्या बचा, C, और यहाँ क्या बच रहा है H2O, और यहाँ क्या बच रहा है CH4, तो फाइनल हमारे पास क्या बच रहा है C2H2O, और ये रिएक्शन आगे जा रही है, क्या मिल रही है हमें CH4। तो सिंपल ऐड कर दो, क्या करोगे डेल्टा H इक्वल टू इसको निकालने के लिए -94 -136 प्लस 213, तो इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 230 माइनस प्लस यहाँ पे 213, तो आंसर आएगा -17। ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी होगा। कैलकुलेट करके देखोगे आंसर आपका आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखो, फर्दर रिएक्शन 2NO2 रिवर्सिबल टू N2O4 व्हेन द डेल्टा S -176.0 केल्विन दिया है, डेल्टा S फिर -57.8 किलो जूल दिया है। याद रखना ये किलो जूल है, वो जूल है, इसलिए यूनिट थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड हमें डेल्टा G निकलना है, तो डेल्टा G के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डेल्टा H -T डेल्टा S होता है, याद होगा हमें। डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H -T डेल्टा S होता है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H वैल्यू माइनस कितना दिया है 57.8 और माइनस T कितना दिया है हमें 298 केल्विन दिया हुआ है, 298 केल्विन इनटू डेल्टा जो S है वो माइनस में दिया हुआ है तो 176.0 डिवाइड बाय में 1000 किस लिए करो, क्योंकि किलो जूल में ये है तो इसलिए इसको बदलना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -0.3 आएगा, बट मैग्नीट्यूड बोला इसलिए डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन ABC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। अब इसमें सिंपल सा बात है, इसका केवल लिख लो, केवल लिखोगे क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टर लिख दोगे दोस्त, इसका भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टर लिखोगे, इसका भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टर लिख दोगे। मैं इसका प्रोडक्ट, और मैं कह रहा हूँ ना कि एक काम करो, इसका जो K3 लिख रहे हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टर कैसे लिखोगे, तो CO2 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो थर्ड इक्वेशन का क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, CO2 का इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, H2 का इक्विलिब्रियम का पावर में 4 डिवाइड बाय इधर क्या है CH4 का इक्विलिब्रियम, और इधर क्या लिखा है H2 का इक्विलिब्रियम के पावर में 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे K1 K2 को डायरेक्ट लिख लो, K1 क्या लिखोगे तो CO2, और यहाँ पे क्या लिखोगे H2 लिखोगे, डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे CO, और यहाँ पे क्या है H2O है, ये लिख दिया। ये K1 हो गया आपका, याद रखना ये K1 है और ये K3 है, इस चीज़ को ध्यान देना। इनटू अगर मैं यहाँ पे K2 लिखूँ अब तो K2 क्या दिया आपको CO, H2 क्या दिया आपका 3, और डिवाइड बाय नीचे वहाँ पे क्या है CH4, और क्या दिया हुआ है कि H2O दिया हुआ है। अब ये हो गया हमारे पास। देखो इसमें हमें जो जरूरत नहीं उसको हटा दो, CO की रिक्वायरमेंट नहीं है तो CO हटा दो, क्योंकि वो अगर हमें बनाना है तो, ये अगर हमें बनाना है तो इसमें कुछ नहीं हटाना है। CO2 एक है, CO2 एक है, H2 4 है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब H2 4 इधर भी हो गया। H2 यहाँ H2 एक है तो कितने H2 चाहिए हमें यहाँ पे 2, तो ये 2 H2 यहाँ पे हो गया और CH4 यहाँ हो गया। इसका मतलब ये K3 है और ये K1 है और ये K2 है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा K3 इक्वल टू K1 इंटू K2। यही वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, सी में ऑप्शन इज राइट करेक्ट है। आप बाकी को भी अप्लाई करके देखोगे तो आंसर नहीं आएगा, बाकी आपका आंसर आएगा कौन सा, सी आएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन N2O4 रिवर्सिबल टू NO2, Kp आपको दिया हुआ है 300 केल्विन है, Kc पूछ रहा है एट द सेम टेम्परेचर पे, R दिया हुआ है वैल्यू 10 के पावर -2 में डैश डैश लगा के दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, Kp Kc का रिलेशनशिप लगा दो, Kp Kc RT के पावर में डेल्टा n निकलता कहाँ से, Np माइनस Nr। यहाँ डेल्टा n इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 2 गैस है 1 मोल है, तो इसका मतलब डेल्टा n 1 हो गया। तो Kp वैल्यू यहाँ पे 0.492, Kc वही रहने दो, R क्या रखोगे 0.082,
इनटू टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 300 केल्विन और डेल्टा एन की वैल्यू 1। तो इनको सॉल्व करोगे तो केसी की वैल्यू आएगी 0.02, तो आंसर लिखोगे 2 × 10⁻², तो आंसर राइट कौन होगा 2 होगा, क्योंकि 10⁻² ऑलरेडी दिया हुआ है। डन, ये राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.1 मोल ऑफ द CH3NH2 Kb की वैल्यू दिया है, मिक्स विद द 0.08 मोल ऑफ HCl इज डाइल्यूटेड द 1 लीटर, व्हाट विल द H+ कंसंट्रेशन। एंटीलॉग 0.9 की वैल्यू आपको दी गई है 8। डन, करना क्या है, कुछ नहीं, बेसिक बफर सोल्यूशन है। एक चीज ध्यान दो, ये क्या है, बेसिक बफर सोल्यूशन, जिसका pOH का फार्मूला ये लगा दो आप, यही लगाना भी चाहिए आपको, क्या pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस में सारी वैल्यू रख देना, आप कैलकुलेट कर देना आपको बस। अब यहाँ पे CH3NH2 दिया है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो CH3NH3 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। डन, और यहाँ पे आपका Cl माइनस चला जाएगा। इसका मोल 0.1 था, इसका मोल 0.08 था, तब इस समय 0, जब t इक्वल टू क्या रखोगे 0। आफ्टर t टाइम के बाद इसमें से इतना मोल निकल जाएगा, तो 0.1 माइनस 0.08 यह निकल गया, तो ये कितना आएगा 0.08 आएगा। अब इस वाले फार्मूला में अपने रखना है, पहले pOH निकाल लो, pKb मतलब माइनस लॉग होता है kb, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, लॉग आगे माइनस, यहाँ पे लॉग कितना है 5 × 10⁻⁴ प्लस यहाँ पे लॉग सॉल्ट कितना आएगा 0.08 डिवाइड बाई 0.02। इन सबको सॉल्व करोगे तो pOH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.9, जहाँ से pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस 3.9, तो ये आएगा pH की वैल्यू 10.1। अगर इसका जब H+ निकालोगे तो 8 × 10⁻11 आएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ I इन H4IO6 माइनस। H4 मतलब +4 हो गया, और I निकालना है उसको X मान लो, -2 × -1 × 6 कर देना है, यहाँ पे इंटू क्या कर देना है 6 कर देना है, तो ये हो जाएगा 4 + x - 12 = -1, तो h = यहाँ पे कितना आएगा +7 आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। डन, चलिए नेक्स्ट 68 वाला क्वेश्चन में IPSC पूछा है, तो यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करो। 1 2 3 से क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 2 नंबर पे इन लगा दो, फिर O8 लगा दो, इतना हो गया। अब ये देख लो, चेक कर लो किस में है, प्रोप 1 इन गलत, प्रोप इन गलत, प्रोप 2 इन, O8 है ही नहीं इसमें भाई, खत्म। ऑप्शन कौन सा बचा, फोर्थ वाला, यहीं से कर सकते हो। बाकी आगे क्या आएगा, इस 2 नंबर पे मिथाइल है, तो और इस पर क्या है मिथाइल, तो मिथाइल टू मिथाइल आगे लगा देना, तो ये लिखा हुआ है मिथाइल टू मिथाइल, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लैरिटी ऑफ द कंपाउंड, अब इसमें आपको बताना है, कन्फिग्रेशन बताना है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो कन्फिग्रेशन क्या होता है, आर होता है। और जो आपका प्रायोरिटी जो 4 है, जो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, वो किस में दिया है, डैश में दिया है, तो इसका हम लोग कुछ चेंज करना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, आर होगा। ई और जेड तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि ई जेड डबल बॉन्ड में होना चाहिए, तो यहाँ होगा ही नहीं। डन, तो आर होगा इसका आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ द हैलोजन 250 milligram of an organic compound gave the 141 milligram of AgBr, the percentage of bromine in the compound। अब कैरियस मेथड में अगर परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला में आएगा आपका वेट ऑफ एटॉमिक वेट Br मॉलिकुलर वेट ऑफ AgBr इनटू वेट ऑफ AgBr डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। फार्मूला में पुट कर दो। वेट ऑफ AgBr कितना 80, 188 हो जाएगा उसका मॉलिकुलर वेट AgBr का। वेट कितना दिया है यहाँ पे, वेट ऑफ AgBr कितना दिया है 1514। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया है 250, इनटू क्या कर दो 100। सॉल्व करोगे तो 24% आएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। डन, चलो नेक्स्ट
द एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द 13.4 ग्राम ऑफ द CuCl2 इन 1 kg ऑफ द वाटर यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी द CuCl2 124 दिया और Kb दिया है। तो आप डेल्टा टी भी आपसे पूछा रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा टी भी इक्वल टू क्या होता है, Kb इंटू मोलालिटी होता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास एक्वस सोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर दिया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा तो आई की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाती है 1। लेकिन यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, जैसे ही सवाल देगा तो यहाँ फार्मूला में क्या आ जाएगा, इंटू आई आ जाएगा। इसलिए आई इंटू के बी इंटू एम होता ही है, बट यहाँ आई ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कितना लेते हैं 1, इसलिए तो के बी इंटू एम लिखते हैं अपन। तो यहाँ आई इंटू के बी इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब आई कैसे निकलता है, आई नंबर ऑफ आयंस, वो CuCl2 दिया हुआ है, कितने आयन होंगे Cu प्लस 2Cl माइनस 1 कैटायन 2 एनायन, टोटल 3 आ जाएंगे। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू के बी की वैल्यू 0.52 गिवन है। मोलालिटी कैसे निकलेगा, वेट, वेट कितना दिया है 13.44 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट 130.4 इंटू 1000 डिवाइड बाई केजी है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो 1000, इनको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.16 के आसपास आएगा। ये आंसर आपका राइट होगा, करेक्ट। डन, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सेपरेट द सोल्यूशन ऑफ द 0.5 मोलर C2H5OH एक्वस सोल्यूशन है, 0.1 मोलर Mg3MPO4 है, 0.250 KBr है और 0.125 Na3PO4 है। तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। स्टेटमेंट में देखो तो पहला पूछा है कि सबका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई इक्वल टू क्या होता है, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी होता है। एक्वस सोल्यूशन आपका अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो इसके लिए आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो पाई इक्वल टू इसका मोलारिटी कितना दिया है 0.5, आर टी तो सब में कांस्टेंट ही मान के चलो सेम रहेगा, तो इसका मोलारिटी यानी जिसके नंबर ऑफ मोल सेम आ जाएंगे तो उसके प्रेशर भी क्या होंगे सेम। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। बाकी और आप टेस्ट करो या ना करो, इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्लियर, क्लियर है, डन। तो पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एजोट्रॉपिक सोल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड हैज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लोअर देन अदर ऑफ देम इट। आपको पता है यार कि एजोट्रॉपिक सोल्यूशन किस में शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ, सीधा सीधा इसका आंसर कर दो, शो द पॉजिटिव डेविएशन फॉर द रावल्स लॉ। ये कह रहा है कि नेगेटिव नहीं शो करता है, कोई ऐसा नहीं, पॉजिटिव डेविएशन में शो करता है रावल्स के, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट। अब दो इलेक्ट्रोलाइट सेल दिया है CuCSO4 और AgNO3 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड करेक्ट इज अ पास थ्रू द देम अंडर 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन द फर्स्ट सेल, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इन द सेकंड सेल ड्यूरिंग दिस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली मिलीग्राम। यार एक देख लो, जब ये दो सेल की बात और कनेक्टेड हो रही है तो इसका मतलब आपके फ्राइडे का सेकंड लॉ चल जाएगा। फ्राइडे का सेकंड लॉ क्या कहता था कि W1/W2 इक्वल टू इक्विवेलेंट 1/इक्विवेलेंट 2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। अब एक बार E1 किसके लिए लिखोगे, CuSO4 के लिए लिखोगे, CuSO4 करोगे तो Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 जाएगा। तो यहाँ में मैं अगर इक्विवेलेंट निकालूं इसका तो वेट कितना होता है 63.4 और कितना चार्ज हो रहा है +2, तो इसका आंसर आएगा 31.25 के आसपास होगा। इसका देख लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे रख लीजिए। E2 अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे AgNO3 सिल्वर का एक ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा इक्विवेलेंट वेट जो होगा E2 Ag के लिए क्या होगा, जो दिया हुआ है ये दिया होता है 1080 होगा, तो 108 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। W1 1 मिलीग्राम दिया है तो 1 मिलीग्राम, क्योंकि आंसर मिलीग्राम लाना तो वही रखो। W2 यहाँ रखो। E1 की जगह कितना रखना है, आप चाहे तो 63.5 डिवाइड बाई 2 करके करो, डिवाइड बाई E2 कितना 108, इसको 10 वहाँ पे जो दिया वो रख लेते हैं, चलो 107.88 रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा, या 108 भी रखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूलर 63.57 दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो W2 जो आने वाला है वो आएगा आपका 3.4 ग्राम आएगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही कंसेप्ट लगाना है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रॉम एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द NaBr इज इलेक्ट्रोलाइज इज द गिवन शेयर ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोड। यार एक बार NaBr ले लो, एक बार वाटर, क्योंकि एक्वस बोला है तो वाटर आएगा ये। इसको ब्रेक करोगे तो Na प्लस Br माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा। वाटर को ब्रेक करोगे तो H प्लस OH माइनस आ जाएगा। दो कैटायन 2 एनायन है, जिसमें से जो पहले जाएगा यानी कि नेगेटिव जो एनोड पे काम करेगा। डन, तो ये एनोड पे Br पे कौन रिएक्शन कराओगे, Br माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 Br लिख देता हूँ, तो Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो। डन, दूसरा यहाँ से H प्लस वही 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा,
वही 2 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो 2H प्लस से क्या बना देगा, H2। तो प्रोडक्ट H2 और यहाँ पे Br2 बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ से क्या बचा, Na और OH प्रोडक्ट अलग बन जाएगा। तो NaOH अलग, NaOH बन रहा है, Br2 बन रहा है, H2 बन रहा है, 3 प्रोडक्ट किसमें आ रहे हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। डन, रिएक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस, लिथियम से लिथियम रिडक्शन पोटेंशियल, Ba+2 से भी रिडक्शन पोटेंशियल, Na+ से Na+ में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Mg+2 से Mg जा रहा है, रिडक्शन। ये सबके कौन से वैल्यू दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है, और पूछ रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। एक ही कम से लगाओ, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना है, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ही कंसेप्ट लगाना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो किसका ज्यादा होगा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो रहा है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी यहाँ पे, -2.37 किसकी, Mg। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डायरेक्ट Mg+2 होगा। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। द रेट ऑफ इक्वेशन टू A + B टू गिव C इज फाउंड टू द रेट आपको दिया है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेशनशिप ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन C इज टू इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो यार इसका रिएक्शन लिख लो ना, माइनस यहाँ पे लिया है 1/2 dA/dt इज इक्वल टू यहाँ पे होगा -1/1 dB/dt, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कि प्लस नहीं होगा यार, सीधा सीधा देखो ना, ट्वाइस कहाँ हो रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। टी हाफ इज अ कांस्टेंट नहीं होता है भाई, ये सेकेंड ऑर्डर एयर टेम्परेचर जो इसका टी हाफ जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है यूनिट ऑफ के इज सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर नहीं सेकंड ऑर्डर, इसलिए इसका सेकंड इनवर्स नहीं होगा। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और एक चीज़ सुन लो, जो के होता है रेट कांस्टेंट होता है, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना है, उसका टेम्परेचर से लेना देना होता है, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल एंड कंसंट्रेशन, नहीं, के इनिशियल कंसंट्रेशन से लेना देना उसका नहीं होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ दिया टी हाफ कैन बी टेकन, अगर हम ले लेते हैं टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू इफ द रेट कांस्टेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, तो द टी हाफ की वैल्यू निकालना है। तो यार एक बात करते हैं, यहाँ पे इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो के इक्वल टू होता था वहाँ पे 2.303 डिवाइड बाई टी log A/A-x। तो के तो हमें टी निकालना है, तो टी को वहाँ ले जाओ, टी हमें ये रखना है, टी 1/4 निकालना है हमें, ये चीज़ ध्यान देना, क्या हमें निकालना है, टी 1/4। तो 2.303 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ हो जाएगा A/A-1/4 कर दो। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा टी 1/4 इक्वल टू पॉइंट आ जाएगा 29 डिवाइड बाई के आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका कौन सा होगा, राइट, बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। डन, सॉल्व करके देख लेना। Next question, the rate of reaction plus when the temperature change from 27 degrees plus to 57 degrees Celsius, the calculate activation energy R और आपको log 4 की वैल्यू दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे T2 - T1 इंटू T2, और T1 जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। T2 आपका कितना है 57 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर 273 ऐड करोगे 330 हो जाएगा, और यहाँ पे log 4/1 कर दोगे कि क्वाड प्लस बोला है तो 1/4/1 हो जाएगा, इक्वल टू EA 2.303 इंटू R 8.314, और ऊपर T2 - T1 तो सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 3, और नीचे लिख दे रहा हूँ 9,000 मल्टीप्लाई करोगे, इन सबसे सॉल्व करोगे तो जो EA की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल में आएगी। हाँ, जूल में हमें सॉरी हाँ 3.8, यानी ऐसे इसका आंसर जो आएगा ना EA का 380400 ये आएगा जूल में। अब इसको किलो जूल में लाना है तो इसमें डिवाइड कितना कर दोगे, 1000 करोगे तो 3.8 इंटू क्या आ जाएगा आपका 38.04 आ जाएगा, किलो जूल आ जाएगा। डन, ये आंसर का राइट होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी 38.04। देख लेना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आंसर 38.04, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको लिखोगे 10 के पावर में 4 और नीचे 1000 है, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर में -4 और यहाँ ऊपर से 10 के पावर -3
और सॉरी 10 के पावर में 4 और ऊपर जाएगा 10 के पावर में, तो 10 के पावर में 1 आएगा, तो 3.8 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करो तो 38.04 आएगा, राइट आंसर होगा। कौन होगा? बी होगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल KMnO4 रिड्यूस बाय द 1 मोल ऑफ द KI। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, KMnO4 जब KI के साथ रिएक्ट करता है तो KiO3 प्लस KOH प्लस यहाँ पे MnO2 में चेंज हो जाता है, +7 +4 में चेंज हो जाता है। डन। अब KI कितना मोल लेना है? 1 मोल लेना है। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर दो, कितना आ जाएगा? तो बैलेंस अगर हम करने चले तो यहाँ हमें कितना लिख देते हैं, अगर 2K लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो 2K अगर हम करते हैं और इसके बाद एल्कलाइन मीडियम दिया है तो यहाँ पे बोला वाटर ले लेता हूँ मैं, तो बस अब बैलेंस करना ही बाकी है। तो 2K और 1K कितना हो गया? 3K, 2 और 1K कितना हो गया? 3K। ऑक्सीजन इधर कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 9। इधर ऑक्सीजन अगर मैं करूँ तो अभी हमारे पास 2 और 3 कितना हो गया? 5 और इधर 1 है, 5 और 4 कितने हो गए? 9। इधर देखो ऑक्सीजन 3, 2 इधर ऑक्सीजन और 4, 9 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी बैलेंस है। Mn वहाँ पे 1 था, यहाँ पे Mn 2 हो गया। अब 2 कर दिया तो चेंज होगा, चेंज होगा तो क्या होगा? देखो 2 चौक 8, 8 3 1 कितने हो गए? 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13। तो अब यहाँ पे हमारे पास 8 और इसमें अब कितने करने हैं? 3 कर दें, हो जाएगा, बैलेंस ही हो गया। क्या 1 मोल के रिस्पेक्ट में ये 2 मोल हमें दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। करेक्ट आंसर हो गया, देख लो, चेक कर लेते हैं। KiO3 प्लस KOH प्लस MnO2 देता है, MnO4 प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारा चेंज होगा, ये MnO2 में आता है, +4 में नहीं होगा ना, इसलिए ज़्यादा हो गया, इसलिए +4 होता है, +7 से +4 में आता है। अब बैलेंस देख लो, 2 कितने हो गए? ये 4, 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब 2 चौक 8 और 1 ये 9, 2 हाइड्रोजन 2 और 1 के आयोडीन 1 हो गया। तो कितना मोल हमें मिल रहा है बेटा? ये 2 मोल रिस्पेक्ट मिल रहा है, 1 मोल के रिड्यूस होने पर। तो आंसर कौन सा होगा? 2 होगा, राइट। देन चलो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डेंसिटी। देखो यार, सभी एलिमेंट कौन से दे रखे हैं? 3D सीरीज के दे रखे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो डेंसिटी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन एक्सेप्शन केस है, याद रखना, कॉपर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और स्केडियम का डेंसिटी सबसे कम। तो जहाँ कॉपर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, जिंक से भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान देना। तो इसलिए जहाँ कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा होगा वो वाला ऑप्शन पे चले जाओ, बस खत्म। आयरन ज़्यादा नहीं, क्रोमियम ज़्यादा नहीं, कॉपर ज़्यादा यस, जिंक ज़्यादा नहीं, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज राइट, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यार ये एसन है, देखो ये सब पाई बॉन्ड है। यहाँ पे देखो क्या दिया है? मेटल दिया हुआ है, मेटल के साथ तो आपके पास जो लिगेंड होगा तो पाई बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। डन। यहाँ एसन है, ग्रुप 14 एलिमेंट है। ग्रुप 14 में आप चाहोगे कहे सीताजी सुनो प्रभु, एसन आता है, जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। यहाँ CH3 के साथ वो ऐसे जुड़ा हुआ है, एसन, एक CH3, 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 तो सबके सब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, बाकी सब क्या है? पाई बॉन्ड है। तो यही पूछा है, नॉट द पाई बॉन्ड, तो कौन सा ऑप्शन होगा? राइट, फर्स्ट ए इज राइट होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम गिव अ रेड प्रेसिपिटेट विद द Na+2 विच इज यूज द रिडक्शन टू गेट द प्रेसिपिटेट रिप्ले द pH रेंज। ये तो डायरेक्ट याद दिया करना है कि इसका कहाँ से कहाँ होता है, 9 से 9 11 के pH में होता है। ठीक है, ये बेस हो गया ना, देख लो यहाँ पे ये बेस है ना, तो बेस के लिए तो इतना ही जाएगा। इधर वाले आपको एसिड दिख रहे हैं और ये बेस है, तो बेस के लिए 9 से 11 जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसी वन विच द कॉजेस द हाइएस्ट CFSC डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल एज द लिगेंड। देखो इस पर कंसेप्ट बताता हूँ। CFC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा? इसके अंदर CO ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसका मतलब CFC वैल्यू इसकी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? राइट, D, CO होगा। डन। चलो नेक्स्ट, 2-bromopentan is heated with the potassium ethoxide in the ethanol, the major product। याद होगा पोटेशियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द इथेनॉल, मतलब कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 टाइप का रिएक्शन। तो 2-bromopentan अगर बनाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दो Br, यहाँ पे लगा दो CH2H, यहाँ पे लगाओ CHH, यहाँ पे लगाओ CH2, यहाँ पे लगाओ CH3, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें? पोटेशियम इथॉक्साइड, और नीचे किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इथेनॉल। मतलब ये हमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बता रहा है। कौन सा रिएक्शन? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमें बताओ, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ से बनेगी निकलने के लिए। एक Br इस वाले से साथ निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा तो कुछ प्रोडक्ट ये बनाएगा,
CH3 CH2 CH2 और यहाँ से निकल रहा है, यानी एक H यहाँ पे और लगाना पड़ेगा अभी, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ तो इसका मतलब दूसरा एक प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2, फिर अब आएगा CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे सेटजप रूल अप्लाई कर दो, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होगा वही हमारा एल्केन क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ से लगाओगे तो आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा कार्बन तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ से अगर आप लगाओगे तो एक ये और एक ये, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज़्यादा प्रोडक्ट कौन होगा, ये होगा। अब इसके अंदर भी आपको देखना है सीस और ट्रांस, और सीस और ट्रांस में ज़्यादा कौन होगा, ट्रांस ज़्यादा होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ट्रांस 2 पेंटीन सबसे ज़्यादा होगा। डन, आई होप कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि I माइनस Cl माइनस Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जब हेलोजन ग्रुप में चलते हैं तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन साइज तो कम होने की वजह से रिपल्जन होने लगता है, जिस वजह से उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये नॉन पोलर होगा तो उसका ज़्यादा हो जाता है, किसका, फ्लोरीन का, और क्लोरीन तब ब्रोमीन तो आयोडीन का कम होता है। लेकिन जब पोलर होगा तो आयोडीन का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो जब नहीं दी है तो आप हमेशा किस पर चलिएगा, पोलर वाले से चलिएगा। तो पोलर वाले से चलोगे तो आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम किसकी होती है, आपके ब्रोमीन, उसके बाद कम किसकी होती है, क्लोरीन, सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। डन, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी टोटल कायरल कंपाउंड इज द पॉसिबल ऑन द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लो पहले, 1 2 3 4 ब्यूटेन बोला है, 2 नंबर पे एक CH3 यहाँ लगा लो। अब आप चाहें तो यहीं से देख के ही बता सकते हैं कि कितने बन सकते हैं। देखो पहला जो कॉन्सेप्ट बनेगा, देखो एक तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो 1 2 और 2 यहाँ पे सेम, मतलब 2 CH3 ग्रुप, तो एक कायरल कार्बन होगा नहीं। कायरल कार्बन जहाँ होगा वहाँ 2 कंपाउंड, एक कायरल कार्बन आपका यहाँ से होगा। यहाँ पे जो CH2 लगा हुआ है, इस H से अगर एक H निकालोगे और यहाँ Cl लगाओगे तो इसका मतलब एक कायरल कार्बन यहाँ आपको मिलेगा, और एक से कितने कंपाउंड मिल जाएंगे, 2। अब बताओ एक कायरल कार्बन आपको कहाँ मिल सकता है, एक कायरल कार्बन कंपाउंड आपको कहाँ पे मिलेगा। अब एक कायरल कंपाउंड सोचो कहाँ पे आपको मिल सकता है, एक तो मैंने वहाँ पे बताया, दूसरा कायरल कंपाउंड कहाँ मिल सकता है आपको, तो दूसरा कायरल कंपाउंड जो मिलेगा, यानी कि अगर 2 कायरल कंपाउंड आएंगे तभी तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे उसके, 4। तो ये देख लीजिए पहले क्या लिखा मैंने, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे CH2 और एक Cl यहाँ पे है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे सेम होगी, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा, इसका और इसका तो कोई मतलब ही नहीं आएगा, जो ये होगा और ये होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से CH3 CH और यहाँ एक Cl मैंने लगा दिया, फिर इधर लिख रहा हूँ मैं C और यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है। तो देखो एक Cl यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक H यहाँ और इतना सारा एक ग्रुप यहाँ। तो ये एक कायरल कंपाउंड, इसके 2 प्रोडक्ट, एक प्लस और एक माइनस। और एक कायरल कंपाउंड कहाँ से मिल सकता है, अच्छा एक कायरल कंपाउंड कहाँ मिल सकता है, एक तो हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक तो मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो CH3 CH2 CH और यहाँ पे मैं लगाता हूँ CH3 और यहाँ लिखता हूँ मैं CH2 Br। देखो ये कायरल कार्बन तो नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक करोगे तो कायरल कार्बन आपको नहीं मिलेगा, या शायद यहाँ पे कायरल कार्बन आपको मिल जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप देखो इतना अलग है, ये ग्रुप इतना अलग होगा, ये ग्रुप इतना अलग होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन एक जो दिया हुआ है एक अलग होगा। तो इसका मतलब इसके पास भी एक कायरल कार्बन होगा। तो इसका मतलब टोटल कितने कायरल कार्बन बनेंगे आपके पास, 2 कायरल कार्बन होने की वजह से प्रोडक्ट टोटल कितने बनेंगे, 4। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4। बाकी आप खुद से चेक कर लो, और कहीं अगर कायरल कार्बन मिलते हैं तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर कायरल कार्बन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following halide is the least stable and has the doubtful existence। अब याद होगा कि सब में कार्बन है, G है, SN है, PB है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ग्रुप 14 एलिमेंट है, 2 ऑक्सीडेशन होते हैं, +4 +2। +4 ज़्यादा स्टेबल कौन करता है, कार्बन। अब +4 पर ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब नीचे आता है तो +4 डिग्रीज होने लगता है, डिग्रीज होता है, इसलिए PB जो होता है +4 में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, PBI4 होगा। डन, PB +2 में ज़्यादा स्टेबल करता है, क्योंकि +2 क्या होता है, नीचे चलता है तो इंक्रीज होते लगता है, तो डिग्रीज किस पे होगा, तो Cl कार्बन पे होगा। डन,
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर ऑक्सो एसिड, पर ऑक्सो एसिड का मतलब कि ऐसा एसिड हो जिसके अंदर ये बॉन्ड बना होना चाहिए, तो वही वाला आपका होगा। तो पहला ऑप्शन थोड़ा देखते हो, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसे बनाओ, एस, एक ही एस दिया है तो ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और एच। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हो, तो इसका मतलब ये तो है। अब H2SO5 में है, तो जहाँ H2SO5 पे है इसका मतलब यहाँ पे नहीं है, तो इसको निकाल ही दो। इन दोनों में सेट करो, H2H2O7 होगा कि H2H2O8 होगा। तो मैं बना रहा हूँ H2H2O8 का बना रहा हूँ। तो इसका कैसे बनेगा, इसका देखो, इसका बनेगा SOOS, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। काउंट कर लो, 1 2 3 2 3 3 3 6 6 और ये 2 8, और इसमें देखो ये बना हुआ है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ए वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। इसी में होगा परऑक्सो एसिड, जिसके अंदर ये बॉन्ड दिख जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, डन। ये आपका ऑप्शन राइट होगा। कौन सा 89 का होगा, ए फर्स्ट होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में ये तो पूछा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यार पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल के ऊपर अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसकी एसिडिटी क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में सबसे ज़्यादा होगा। देन आफ्टर मेटानाइट्रोफिनॉल होगा, तो अब फिर फिनॉल होगा, क्योंकि मिथाइल जो आपको यहाँ फिनॉल दे रखा है, जो देखा ना पैरामिथाइल जो फिनॉल दे रखा है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगी, उसकी एसिडिटी क्या कर देगी, और भी कम। तो हमें इलेक्ट्रॉन की एसिडिटी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। फिर आपका मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर आपका फिनॉल, फिर आपका मिथाइल, आपका पैरामिथाइल फिनॉल होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर रख रहा है, तो कम से ज़्यादा चलना है। तो कम से ज़्यादा में चलोगे तो देखो पैरामिथाइल फिनॉल, फिनॉल मैंने यही बोला, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा कौन होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सी होगा। बाकी और आंसर क्या होंगे उसके कलर। और एक माइंड सेट कर लो ना, पैरानाइट्रोफिनॉल का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे पैरामिथाइल है, नहीं होगा। यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गलती कर दिया है, पैरामिथाइल को कम दिया है, वो भी सही है, मेटा को पहले रखा है और फिनॉल को बाद रखा है, ऐसा गलत है, इसलिए ये गलत होगा। बस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द एक्स एंड प्रोडक्ट वाई द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन लिखा है। देखो अब यहाँ रिएक्टेंट एक्स आपको खुद यहाँ पे दे रखा है, तो जैसे मैं अगर यहाँ से रिएक्शन लूँ, देखो एक ये ले रहा हूँ और डैश डैश यहाँ पे O और H यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डैश 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 H, और यहाँ पे डैश डैश CH3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डैश 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 आपका H। अब इसका रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लिखूँगा Cl, यहाँ आएगा S, डबल बॉन्ड O, और वहाँ से क्या जुड़ा है, बीइंग एक S है, और यहाँ क्या जुड़ा है, CH3। तो ये यहाँ से H निकल जाएगा बाहर। तो जो कि आपको बाई प्रोडक्ट ये मिल ही रहा है, हमें देख लो क्या मिल रहा है आपको, देखोगे तो ये ऐसे कुछ बन रहा है ना, Cl डैश 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 H, इसके साथ ये पूरा कंपाउंड यहाँ जोड़ दो, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ से पूरा रिएक्शन इस तरह से बन गया CH3। डन, ये हमें मिल चुका था पहले। और इधर भी हमारे पास ये लगा हुआ है, क्या है यहाँ पे, CH3 डैश 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 में क्या लगा है, H। सेकेंड स्टेप क्या दिया है, NaNH3। NaNH3 का मतलब ये प्लस और ये क्या होगा, माइनस होगा। अब माइनस होगा, लेकिन नीचे DMSO दिया है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कर देगी, इसकी चेन इंटर कन्वर्जन आ जाएगा। तो कन्वर्जन आ जाएगा, तो जहाँ पे ये जुड़ेगा, हमने कि यहाँ पे Na प्लस और N3 माइनस, ये जो है कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो है यहाँ से अटैक करेगा, और इसके बाद ये यहाँ से क्या करेगा, निकाल देगा बाहर इसके साथ पूरा। तो ये अटैक करेगा, तो इसकी स्टोइकोमेस्ट्री चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो अब जो ये डैश में है, तो वो यहाँ पे डैश करके किस में जुड़ेगा, N3, और ये जो पूरा लाइन जुड़ा है, जो यहाँ पे आपका क्या है, H है, मतलब डैश वाली लाइन में क्या लिखना है, H। और ये तो आपका यहाँ पे जो फाइनल लाइन है, तो CH3 रहेगा और डैश डैश H होगा। बस अब ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे है ये, तो ये देखो डैश लाइन यहाँ है, H यहाँ है, और ये यहाँ पे है, कंप्लीट। तो इस क्लास का कौन सा ऑप्शन होगा, इसका राइट बी इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा। डन, रिएक्शन मैंने आपको दिखा दिया, बस इसका ध्यान देना है, SN2 रिएक्शन DMSO4 देने की वजह से स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। डन, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज इज द कन्वर्जन, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, पहला अगर दिया है ये,
तो इसमें आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे इसको पहले मैं स्टेप ले रहा हूँ, मैं काम करता हूँ यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इथिलीन ग्लाइकोल आपका साथ दिया है तो ये हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH। ये पहला स्टेप मैंने CH3 और ग्लाइकोल लगा दिया। तो देन आफ्टर इसके बाद मैं इसका क्या कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लगाता हूँ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा इसको। तो इस C से एक कार्बन बढ़ा देगा, CH2OH कर देगा, और H3O प्लस लगाया तो इसको वापस फिर से ला देगा। तो ये तो फिर से वही बनेगा, 1 ये 2 ये 3, तो कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे क्या लगाओगे OH। तो देखो यहीं पे बना हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये भी बना है 1 2 3 4 5 OH, तो ये वाला बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हमने उठाया, यहाँ पे पहला H3O ग्लाइकोल उठाया, ये बना हमारा। फिर हमने लिथियम एल्यूमिनियम लिया, तो हमारे पास डायरेक्ट ये बनेगा, और इसके साथ H3O प्लस भी लगा दूं यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसको वापस ये कन्वर्ट कर देगा। तो देन ऑप्शन राइट के ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए इज राइट ऑप्शन होगा। गुड, बाकी आप खुद चेक करके देख लीजिए। ओके 93 प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ H प्लस दिया है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा दो, तो यानी यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि ये OH यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। तो मैं बता दूँ यहाँ प्रोडक्ट एक बनेगा ये। अब इसका रिएक्शन किसके साथ लिखा है, कोल्ड डाइल्यूट बोला है ना, कोल्ड डाइल्यूट क्या बोला है यहाँ पे, KMnO4, यानी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो डायोल बना देगा ये, इसको क्या बना देगा, डायोल, इधर भी और इधर भी। अब आपका इसका क्या दिया है, CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री को करता नहीं है, 2 डिग्री को करेगा खाली, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। किस में है ये, C वाले राइट ऑप्शन करेक्ट होगा। डन, ओके चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर फॉर द बेंजोइक एसिड। अरे यार बढ़िया है, बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसका पूछा है कि आप इसको बेंजोइल क्लोराइड में बनाना है, तो आप यहाँ SOCl2 लगा दो, खत्म। पहला थर्ड ऑप्शन इज राइट होगा। क्लियर, चलो डन, आप चाहे तो बना सकते हो बेंजोइक एसिड से। Aniline in a set of the reaction in the product D, the structure of the product D would be 95 वाला क्वेश्चन है ना, 94 हो गया, 95 डन। तो यार कुछ नहीं, ये NaNO2 लगाया बेटा, एनिलीन हो जाएगा, तो A जो बनेगा आपका ये बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, A आपका बन गया N2 प्लस Cl माइनस बन गया। फिर इसका रिएक्शन CuCN के साथ कराओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा Cn आ जाएगा। अब इसका रिएक्शन H2 के साथ करवाओगे रिडक्शन, तो आपका कुछ यूँ बन जाएगा, CH2NH2 हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन HNO2 के साथ नाइट्रस एसिड के साथ कराओगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, राइट, डी इज करेक्ट आंसर होगा। डन, रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्लोएस्ट टू रिएक्ट इन द नाइट्रोजन आयन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक किस पे करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे क्या करता है, बहुत स्लो अटैक कर सकता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या करता है ज़्यादा। तो इसके अंदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है आपको पता है, ये आपका एक तो -IM है और ये -I है, तो ये जो ग्रुप है आपका क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इजिली क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जो आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो जल्दी इजिली नहीं करता है, स्लो करता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, राइट, सी होगा। 97 में क्या कह रहा है, C2H5Br का X के साथ रिएक्शन कराओ, तो मैं इसका रिएक्शन यहीं पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये होगा C2H5Br के साथ रिएक्शन जब करवाओगे तो ये बनेगा C2H5NC बन जाएगा आइसोनाइट्राइल। फिर इसका जब रिडक्शन जब करवा दोगे आप ZnHg के साथ ऑब्लिक HCl, तो ये बनाएगा C2H5NH और यहाँ बनाएगा CH3। तो ये तो बन गया आपका इथाइल मिथाइल एमाइन बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट आपका होगा कौन सा, राइट आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर होगा। डन, ये रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इन द बिलो वुड बी रिजल्ट इन द एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो आपको देगा रोमा आपका क्या नाम से
ब्रोमाइड रिएक्शन है तो आपको एनिलीन तो देगा ही देगा। यहाँ पे आपको पता है सीधा सीधा क्या हो जाएगा, NH2 बन ही जाएगा, डन, Br2 NOH बाहर हो जाएगा। ये आपको पता है एराइल जो आपका क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आपका कार्बोनिल जो सिंथेसिस होता है ये आपका क्लोरोबेंजीन नहीं देता है, ये रिएक्शन नो रिएक्शन लिख दो यहाँ पे। ये तो आपका देगा नाइट्रो दिया है और H2 लगाया, PDC दिया है तो इसका लो एनिलीन में कन्वर्ट करेगा। ये भी डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है तो ये भी क्या करेगा, एनिलीन में कन्वर्ट करेगा। तो 3 ही आपके क्या देंगे, एरोमेटिक एमाइन कंपाउंड देंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, तीसरा होगा, 3 एरोमेटिक कंपाउंड देंगे। डन। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग द ग्लूकोज विद अ फेलिंग सोल्यूशन वी गेट द प्रेसिपिटेट यूज कलर। तो ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, जैसे CHO CHOH ट्वाइस 4 और यहाँ पे क्या होता है CH2OH होता है। डन। इसका रिएक्शन जब आप फेलिंग सोल्यूशन के साथ करवाते हो तो आपको ये तो कन्वर्ट करता है इसके अंदर सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। डन। CHOH4 और यहाँ पे क्या बनाएगा CH2 और यहाँ पे आपको देगा CO2O देगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कौन सा प्रेसिपिटेट बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 वाला जो है आपका इस 24 PABT सोल्यूशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है। डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज को अगर आप डिफरेंट कर सकते हो तो डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज और सीधा सीधा पता है आपको फेलिंग सोल्यूशन तो डी फ्रुक्टोज में देगा, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन आपको पता है कि वो आपको क्या करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है, तो डन है। कब फ्रुक्टोज में भी करता है क्योंकि फ्रुक्टोज कीटोन है लेकिन वो कर लेता है यहाँ पे, टोलिन भी करता है, बिंटेरिक सेल्स भी करता है, लेकिन Br2H2 में क्या होता है, डी ग्लूकोज को तो वो कन्वर्ट तो ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक एसिड को बना देता है, लेकिन Br2 जो होता है वो डी फ्रुक्टोज को नहीं करता क्योंकि कीटोन होता है उसमें और वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो रिएक्शन नहीं देता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, DBr2H2 इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपका पूरा 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 51 से लेकर 100 के। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और स्कोर लिखना आप भूलिएगा मत। आप स्कोर को कंप्लीट लिखिए अपना कितना हो रहा है, क्योंकि ये फुल टेस्ट पेपर था। पेपर मॉडरेट टाइप में था, कंसेप्चुअल टाइप में था और आप धीरे धीरे इन सब की प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो थैंक यू सो मच।